नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अच्छे होंगे। इतने 3-4 दिन से हम लगातार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। तो कल परसों 2-3 दिनों में हमने पहले दिन प्रस्तावना को देखा, फिर बाद में राष्ट्र निर्माण के समय हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आई। जिसमें पहली चुनौती थी अपने देश का एकीकरण हमने किस प्रकार किया, और उसी समय हमने पढ़ा था कि अपनी दूसरी चुनौती है, वो दूसरी चुनौती कि भई हम देश का लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित करेंगे। और आज हम उसी दूसरी चुनौती के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमने हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित किया। हालाँकि कहीं-कहीं एनसीईआरटी की बुक में भी 12वीं कक्षा का दूसरा पाठ है राजनीति विज्ञान का, उसमें भी यही है कि मतलब एक दल का दौर है जो भी, जिसमें प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव, उसके साथ ही 4-5 पार्टियों के संदर्भ में है, तो इसे हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहले विशेषता हमने एक पढ़ ली, दूसरी विशेषता के संदर्भ में आज छोड़े। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है आज हम पढ़ेंगे कि देश का एकीकरण हमने एक बार पढ़ लिया। देश का एकीकरण एक तो हमने पढ़ लिया। अब आज हम दूसरा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे देश में लोकतंत्र की स्थापना करना। देश में लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना। अब देखिए साथियों, एकीकरण हमने कर लिया, अब देश में लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एकीकरण के समय ज्यों ही अपना देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होते ही हमारे देश में विभाजन हुआ। विभाजन का जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिला, इसी समय विश्व के बहुत सारे देश औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए थे। वे सारे के सारे उन देशों ने क्या किया, उदाहरण के लिए मतलब बहुत सारे जैसे चीन है, सूडान वगैरह, इन सारे देशों ने क्या किया कि अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना बंद कर दिया। पहले वे भी चाहते थे कहीं न कहीं हम भी लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को देखा, देश के विभाजन को देखा, तो उन्होंने कहा हो सकता है कहीं न कहीं लोकतंत्र विभाजन की ओर अग्रसर हो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र के संदर्भ में उन्होंने एक बार अलोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। उन्होंने अब किसी ने अपने एक पार्टी, एक दलीय पार्टी का गठन कर दिया किसी देश में। किसी देशों में अपने कोई किसी धर्मगुरु को अपना नेता मान लिया। किसी देशों ने अपने विशेष व्यक्ति को, जैसे हमारे देश में भी गांधी जी थे, तो गांधी जी का जिस प्रकार प्रभुत्व तो पूरे देश में था, तो हो सकता है उसी तरीके के बहुत सारे विदेशों में या अन्य देशों के नेता गांधी जी के समान प्रतिनिधित्व वाले हो, या गांधी जी के समान करिश्माई सत्ता वाले हो, तो उनको क्या कर दिया गया, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने सोचा था कि ज्यों ये व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे शिथिलता में आ जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, लोकतंत्र स्थापित कर लेंगे। लेकिन भारत ने इसका विपरीत किया। भारत ने चुनौतियों को पहले स्वीकार किया। भारत हमेशा से लोकतंत्र के लिए लड़ रहा था। भारत अंग्रेज़ों को भी मतलब अंग्रेज़ों से भी आज़ाद हुआ, तो इस मकसद से हुआ हम हमारे देश को क्या करेंगे, आज़ाद करवाएँगे, अर्थात लोकतंत्र स्थापित करवाएँगे हमारे देश में। तो किस प्रकार लोकतंत्र स्थापित किया? इससे पहले कि मतलब हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र को क्यों चुना? लोकतंत्र में क्या होता है, सबसे पहले राजनीति होती है। अमूमन कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा, कहीं बताया जाता है कि राजनीति एक घोटाले की प्रक्रिया है, कहीं बताया जाता है, जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि एक सर्प की कुंडली की भाँति है, एक बार कोई व्यक्ति उसके अंदर फँस गया, तो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी समाज है, कोई भी वर्ग है, अगर कोई भी समूह है, तो वो अपना अगर विकास करना चाहता है, तो राजनीति के बगैर उसका विकास संभव नहीं है। राजनीति के 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें पहला बिंदु है आपके, वो तो है सत्ता। क्योंकि राजनीति के नेताओं के हाथ में ही सत्ता होती है। और दूसरा इसका बिंदु है, वो होता है इनका प्रतिनिधित्व कह दें आप, प्रतिनिधित्व। पहली सत्ता और दूसरा इनका प्रतिनिधित्व। मतलब ये निधित्व कैसा करते हैं, या मान लेते हैं कभी-कभार प्रतिस्पर्धा कह दें इन्हें, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है, इनके बारे में बताया गया है। देखो राजनीति का मुख्य चीज़ वास्तविकता क्या है, वो है सत्ता। क्या है?
सत्ता, और दूसरा इसका प्रतिनिधित्व, जो सत्ताधारी लोग हैं वो प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, और कभी-कभार इसका प्रतिस्पर्धा, मतलब आपस में कहीं न कहीं संघर्ष की भावना भी, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। मतलब कि एक के बाद दूसरा, जैसे कि कोई भी चुनाव है, चुनाव को दूसरे को किस प्रकार हराना है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इसके संदर्भ में भी तो ये है अपनी प्रतिस्पर्धा। तो ये तो है अपनी राजनीति के क्षेत्र में। तो भारतीयों ने क्या किया कि देश से समूचे देश के विकास करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना की, अर्थात राजनीति को सबसे पहले अपनाया। अब हम आज बात करेंगे कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार किया गया, कब किया गया, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, कौन से क्रम के हैं, इसके संदर्भ में भी हम कुछ पढ़ेंगे। देखिए साथियों, पहले मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत क्या बना, भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। संविधान लागू, फिर मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, गणतंत्र बना। एक 26 नवंबर के दिन को आप याद रखना थोड़ा सा, पहले 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस, लेकिन अब वर्तमान में से संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी संविधान दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की है 2015 में। ये थोड़ा सा साथ में याद रखना है कि 26 नवंबर को विधि दिवस के साथ, और मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को मनाने की घोषणा की है, तो वो है संविधान दिवस। कब, 2015 से हम लगातार 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को अपना देश आजाद हो गया। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई, और अंतिम बैठक में क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगर आपको पूछ ले संविधान पर हस्ताक्षर, अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, तो वो कब हुए, 24 जनवरी को। कितने सदस्यों ने किए, 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने किए, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर, कितने सदस्यों द्वारा, 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए, 24 जनवरी 1950 को। कहां पर किए गए, संविधान पर किए गए। अब इतना तो मैटर हो गया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मैं आज निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताऊंगा। निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार किया हमने, पहले निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार किया, उसके बारे में। तो ये 24 जनवरी को हमने संविधान सभा की अंतिम बैठक। अब अगली अगली डेट आती है, वो आती है अपने 25 जनवरी, और 25 जनवरी 1900 भारत के निर्वाचन आयोग, आयोग के बारे में, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है, देखिए इसका गठन कब हुआ, अगर आपको पूछ ले गठन, तो गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई, वो हुई 25 जनवरी को। याद रखना 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ, निर्वाचन आयोग का गठन। पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, पहले निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह दो या निर्वाचन आयुक्त, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही है। पहले निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि निर्वाचन, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अब याद करना है वर्तमान में, हो सकता है एग्जामिनर जो वर्तमान में भी पूछ ले, करंट अफेयर का कोई प्रश्न डाल दे, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त एक ही है, निर्वाचन आयुक्त।
वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनका नाम है आपके डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। और डॉक्टर राजीव कुमार अगर आपको क्रम पूछ ले कौन से क्रम के हैं, तो 25वें क्रम के, 25वें बने हैं वर्तमान में, जो वर्तमान में है, जिनका कार्यकाल 15 मई से स्टार्ट हुआ है, 15 मई 2022 से, 2022 से आज तक, मतलब आगे जब तक ये है। तो इधर देखिए साथियों, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। फिर वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। कौन से क्रम के? 25वें। कब बने? 15 मई 2022 को। इससे पहले सुशील चंद्रा थे, जो 24वें क्रम, सुशील चंद्रा की जगह ली है राजीव कुमार ने। तो अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने अब निर्वाचन आयोग का भी गठन कर लिया। अब निर्वाचन आयोग का हमने गठन किया, तो हमारे मन में आया कि हम पहले आम चुनाव, या जो अपने वरिष्ठतम सदस्य थे उस समय के, या विधिवेता थे, या जो राजनीतिक नेता थे, महानुभव जितने भी थे, उन सब ने सोचा कि हम लगभग कुछ ही महीनों में पहले आम चुनाव करवा लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब है अपना पहले आम चुनाव, पहले आम चुनाव। पहले आम चुनाव कब? 1952। 1952 को पहले आम चुनाव। आम चुनाव अमूमन आम चुनाव की जो शुरुआत होती है, देखिए अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, या महानुभाव ये सोच रहे थे कि हम कुछ ही महीनों में 1950 के अंतिम समय में ही क्या करवा लेंगे, चुनाव करवा लेंगे, लेकिन ऐसा उनके लिए संभव नहीं हो पाया। इनके लिए बहुत सारी मतलब चीजों की आवश्यकता थी, बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता थी, वो सारा ऐसा हो नहीं सका। तो पहले चुनाव आयोग ने सबसे पहली बार चुनाव कब शुरू किए? अक्टूबर 1951 में। अक्टूबर 1951 से शुरू हुए, फरवरी 1952 में पूरे हुए। फरवरी 1952, ठीक है। अक्टूबर 1951 से शुरू हुए, फरवरी 1952 में पूरे हुए। अमूमन 1900 पहले आम चुनाव को 1952 का आम चुनाव क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं कि सर्वाधिक अगर चुनाव हुए तो वो कौन से किस सन में हुए? 1952 में हुए, इसलिए इसे 1952 के आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये हो गया। अब हमने निर्वाचन आयोग बनाया। अब ये जो चुनाव करवा रहा है, इस निर्वाचन आयोग के सामने समस्याएं क्या-क्या थी? तो यहाँ अगर आप लिख दें निर्वाचन आयोग के सामने आने वाली समस्या। अब कोई भी चीज है नई बन रही है, तो उसके सामने सारी की सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले कितनी सीटें निर्धारित करें? सीटों का निर्धारण तो भी करना होता है ना, जैसे अभी हम प्रथम आम चुनाव में पढ़े, सीटों का निर्धारण करना। फिर दूसरा, क्षेत्रों का भी, क्षेत्र आवंटन भी करना पड़ते हैं, क्षेत्रों का निर्धारण, मतलब परिसीमन। फिर तीसरी, मतदाता सूची तैयार करना, ये मतलब मतदाता सूची तैयार करना। अब देखिए ये समस्या भी है, ये निर्वाचन आयोग के कहीं न कहीं कार्य भी है, मतदाता सूची का निर्माण करना। चौथा, जो चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, चुनाव अधिकारियों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। इस प्रकार के बहुत सारे, क्योंकि पहली बार हम ऐसा कर रहे थे, हमारे देश में पहली बार हम चुनाव करवा रहे थे। सीटों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, मतदाता सूची का निर्माण करना किस प्रकार करेंगे, हम पढ़े लिखे हुए लोगों को लेंगे, सभी को लेंगे, स्त्री को लेंगे, पुरुष को लेंगे। विश्व का पहला भारत ऐसा देश है जिसमें स्त्री और पुरुष सभी को समान अपने समान वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया एक साथ ही। बाकी वाले देशों में ऐसा नहीं हुआ, बाकी वाले बहुत सारे देशों में पहले पुरुषों को दिया गया, बाकी महिलाओं को बाद में दिया गया। इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन भी किया, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। हमारे देश में वयस्क मताधिकार, प्रारंभ में हमारे देश में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, और लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन में इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया संविधान
संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 1989 को। और इसमें क्या कर दिया गया? 21 वर्ष की आयु को घटाकर कितना कर दिया? घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो वर्तमान में अगर आपको पूछ ले कि अपने किसी भी वयस्क मताधिकार के लिए व्यक्ति की आयु कितनी निश्चित होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगर आपको पूछ ले कि क्या प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति चुनाव दे सकता है? साथियों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति चुनाव नहीं दे सकता। अगर 18 वर्ष का वो व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम आया है, वो मत दे सकता है, वो चुनाव में भाग ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। तो अब देखिए, सबसे पहले सीटों का निर्धारण, फिर क्षेत्रों का निर्धारण। क्षेत्रों का निर्धारण के लिए इन्होंने फिर परिसीमन बैठाया, परिसीमन आयोग। जैसे कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और संविधान के अनुच्छेद अपने अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 82, तो उसमें भी परिसीमन का आयोग ये क्या करता है कि क्षेत्र निर्धारित करता है कि कौन सी, जैसे जिस पंचायत का क्षेत्र कहाँ तक होगा, या विधानसभा क्षेत्र कहाँ तक होगा, या संसदीय क्षेत्र कहाँ तक होगा, कौन कौन सी सीमा तक कौन सा संसदीय क्षेत्र लगेगा। अगला है मतदाता सूची। हमारे देश में सबसे बड़ी उस समय की समस्या थी मतदाता सूची की। क्यों? क्योंकि मतदाता सूची तो हमने जारी कर ली, लेकिन लगभग 40 लाख लोग, 40 लाख महिलाओं के नाम, महिलाओं के नाम, अल्लाम की बेटी, अल्लाम की बेटी, फलाम की बहू, अल्लाम की बेटी और फलाम की बहू के नाम से आए। 40 लाख लोगों, महिलाओं के नाम। फिर निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हम इन 40 को सबको एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि सभी का नाम तो एक हो नहीं सकता। हो सकता है कि हमारे समाज में एक ये भी कहीं न कहीं प्रचलन चल रहा है कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती है, और जिसके कारण भी ये अल्लाम की बेटी और फलाम की बहू नाम चल रहा, मतलब उन्होंने बताया होगा, और जो कहीं न कहीं पहले आम चुनाव में सबसे बड़ी समस्या साबित हो रही थी। तो फिर निर्वाचन आयोग ने कहा कि या तो इनका क्या करें, पुनर्अवलोकन करें। अगर पुनर्अवलोकन नहीं करे, तो फिर इनको क्या कर दें, इनके नामों को हटा दिया जाए, काट दिया जाए। तो फिर इन 40 लाख महिलाओं के नामों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? कहाँ से हटाया गया? निर्वाचन मतदाता सूची से। अब देखिए, इतना काम निर्वाचन आयोग ने कर लिया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इतना काम करने के बाद भी, इतना काम तो निर्वाचन आयोग ने कर लिया, लेकिन ये काम करने के बाद भी हुआ क्या साथियों, कि फिर भी अब देखिए, कोई भी व्यक्ति नया काम करने जाएगा, या फिर कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति हो, आज पहले, भाई जमाना तो आज का है, वो पहले था। तो कोई भी व्यक्ति नया काम करने जा रहा है, सबसे पहले उसे क्या करेंगे, ये सफल नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब उसके सकारात्मक सोच वाले बहुत कम होते हैं, नकारात्मक सोच वाले बहुत ज्यादा होंगे। जहां भी, जैसे कि आज भी कोई व्यक्ति कहता है मुझे वो बनना है, ये बनना है, तो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार तू नहीं बन सकता, तू वो नहीं कर सकता, और कुछ कहते हैं हाँ ठीक है, कर सकता है, मेहनत कर। कोई कहता है कि नहीं, तू जरूर करेगा, तू बन सकता है, तू ये कर सकता है, तू जिंदगी में सफल हो सकता है। तो ऐसा का ऐसा पहले आम चुनाव करवा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को बहुत सारे लोगों ने कहा, मतलब हम उदाहरण भी देंगे किन किन ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ये सफल नहीं हो सकता है, कोई और कुछ कहता है। देखिए किस किस ने क्या कहा पहले आम चुनाव के बारे में। एक कोई भारतीय पत्रकार था, उन्होंने नेहरू जी को कहा है कि यह देश का सबसे बड़ा जुआ है, देश का सबसे बड़ा जुआ बताया। किसे? पहले आम चुनाव को। एक मतलब ऑर्गेनाइजर पत्रिका समूह है, ऑर्गेनाइजर पत्रिका समूह, कोई पत्रिका समूह है, ये कहा कि नेहरू देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर, आधार पर चुनाव करवाकर
सबसे बड़ी सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं और असफलता को देख रहे हैं, असफलता को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। किसमें लिखा? एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका समूह है, उन्होंने कहा है कि नेहरू देश में वैश्य मताधिकार के आधार पर क्या करवा रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वैसा का वैसा एक अंग्रेज सिविल सर्विस है, भारतीय सिविल सर्विस है, उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी नौटंकी साबित होगी आगे आने वाले जमाने में। जिस समय लोग पढ़ लिख कर आएंगे उस समय कहेंगे नेहरू ये सबसे बड़ी नौटंकी कर रहे थे पहले आम चुनाव। लेकिन जिस समय आम चुनाव हुए उस समय सबको लगा, इन जो जितने भी विरोधी थे, जितने भी आलोचक थे, उन सभी आलोचकों के मुंह पर क्या, सबसे बड़ा धब्बा लगा। मतलब असफल हो गए अपन पहले आम चुनाव में। तो अपना पहला आम चुनाव कब होता है साथियों? पहला आम चुनाव होता है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। अब कितनी एमएलए की सीटें थी, विधायक कितने थे? निर्वाचन आयोग को कितने विधायकों का चुनाव करवाना था? विधायकों की सीटें, कितनी सीटें थी? 3200। एक एक याद रखना साथियों, कभी कभार संख्या में पूछा जा सकता है। और अपने संसदीय सीटें, सांसदों की सीटें कितनी थी? सांसदों की सीटें 489। विधायकों की सीटें हैं 3200, सांसदों की सीटें हैं 4000, माफ कीजिएगा 489। अब आगे देखिए, ये हो गया, इन पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब चुनाव का परिणाम क्या आया? चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को 389 सीटों में 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई। सीटें कांग्रेस को प्राप्त, 489 में से 364 सीटें किसे प्राप्त हुई? कांग्रेस को। अगर आपको पूछ लिया जाए पहला आम चुनाव किसके नेतृत्व में, कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो पहला आम चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब आपको बताओ, तो मतलब बहुमत वाला दल कौन सा है? सरकार किसकी बनी? सरकार कांग्रेस की बनी। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन बने देश के? प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी देश के क्या बने? पहले प्रधानमंत्री बने, निर्वाचित होकर बने। मतलब अब प्रधानमंत्री को अमूमन क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, लेकिन चुनावों के जरिए पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। बाकी ऐसे तो 1947 में देश के प्रधानमंत्री किसे बना लिया गया? नेहरू जी को बना लिया गया। अब ये हो गया। अब आगे के पहले आम चुनाव में विपक्षी दल, सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो सबसे बड़ा अगर विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब आपको पूछ ले कोई कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती पहले आम चुनाव में, तो 16 सीटें प्राप्त की। कितनी सीटें प्राप्त की? प्राप्त। कौन सी पार्टी ने की 16 सीटें प्राप्त? कम्युनिस्ट पार्टी ने। एक बार वापस ध्यान दीजिएगा, पहले आम चुनाव 1952 में, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले। 1952 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर चुनाव है वो ज्यादातर क्षेत्रों में चुनाव 1952 को हुए। विधायकों की संख्या कितनी थी? 3200। सांसदों की सीटें कितनी थी? वो थी 4008, माफ कीजिएगा 489। और जिसमें से कांग्रेस ने कितनी प्राप्त की? 364। जीत किसकी हुई? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 16। ये तो है सीटों के आधार पर। अब साथियों दूसरी बात आती है, वो आती है मत प्रतिशत के आधार पर पहली पार्टी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी और तीसरी कौन सी थी। देखिए, अगर आपको पूछ ले कि पहले आम चुनाव में, क्या पूछ ले कि आम चुनाव में पहले आम चुनाव में कांग्रेस को
कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 45% वोट मिले। कितने प्रतिशत वोट मिले कांग्रेस को? 45%। ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप ये देख लेना प्रतिशत। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट मिलते हैं। तो सबसे बड़ा विपक्षी दल मत के आधार पर, मत प्रतिशत के आधार पर, मत प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा विपक्षी दल, सबसे बड़ा विपक्षी दल वो था सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? सोशलिस्ट पार्टी। कितने प्रतिशत मत मिले? 10%। मत कितने मिले? 10%। और इन्होंने सीटें कितनी जीत, मतलब सीटें कितनी थी? 3% से भी कम सीटें प्राप्त हुई इनको। 3% से भी कम सीटें प्राप्त हुई। अब बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये आएगा, या बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आएगा कि सर 45% मत मिले और इनको 10% मत मिले, तो ऐसा क्या रहा होगा कि इनको 10% मत मिलने के बाद भी 3% ही सीटें प्राप्त हुई, और हालांकि कांग्रेस को 45% मत प्राप्त हुए, इन्हें 77% सीटें प्राप्त हुई। ऐसा क्या हो गया? देखिए साथियों, हमारे देश में एक ऐसी चुनाव प्रणाली का गठन किया गया है, अमूमन देखा गया है कि अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, जो सबसे आगे है चुनाव में, मतलब सीट सबसे आगे है मतों में, वही क्या होगा? जीत, विजय होगा। अब जैसे देखते हैं कैसे अग्रता ही विजेता क्या है। हमारे देश में सबसे आगे वाला ही क्या करता है? चुनाव जीतता है। हम उदाहरण भी देंगे किस प्रकार अग्रता ही विजेता किस संदर्भ में कैसे है। देखिए शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूं, अग्रता ही विजेता। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होगा? सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत होगी। अब कैसे? देखिए, मान लो यहाँ 3 कैंडिडेट खड़ा, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी। ये कैंडिडेट तीनों खड़े हैं, अमूमन मान लीजिए देचू में। कहाँ खड़े हैं? देचू में। किसके चुनाव हो रहे हैं? सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं। देचू की कुल जनसंख्या मान लेते हैं 3120 है। कितनी है जनसंख्या? 3120। मतलब वोटर कितने हैं? ये वोटर मान लेते हैं अपन। मतदाता सूची में कितने नाम है? 3120 व्यक्तियों के। और ये देचू का चुनाव करवा रहे हैं। एक कैंडिडेट है ए कैंडिडेट है बी, ए कैंडिडेट है सी। अब होता क्या है कि मान लो इनको क्या है, 1000 वोट मिल गए। ए को कितने वोट मिल गए? 1000 वोट। इनको मिल गए 1118 वोट। कितने वोट मिल गए? 1118 वोट। और इनको मिल गए 1002 वोट। इनको 1000 वोट मिला एक कैंडिडेट को, बी उम्मीदवार को 1118 और सी उम्मीदवार को कितने मिले? 1002। तो अब इन तीनों में से बी उम्मीदवार विजय घोषित होगा। विजय किसकी होगी? बी उम्मीदवार की। अब क्यों? अब आप कहोगे सर इनको इतना मिला है, इनको इतना मिला, मतलब अब देखिए जनसंख्या अगर प्रतिशत में निकाले तो बहुत कम प्रतिशत का अंतर है, 4-5% ही ये आगे है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक वोट किसे मिले हैं? बी को मिले, इसलिए विजेता कौन होगा? बी। अगर मान लो कैंडिडेट खड़ा है एक्स और वाई, एक एक्स कैंडिडेट खड़ा है, एक वाई कैंडिडेट खड़ा है, और उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है? मान लो 103 है। कितनी है? 103। अगर मान लो x को कितने मिल गए? 52, और y को कितने मिल गए? 51। तो विजय कौन घोषित होगा? 52 वाला विजय घोषित होगा। फिर इन 51 सदस्यों ने जो मत दिए है, ये इनका कैंडिडेट क्या हो जाएगा? हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। ये है अग्रताई विजेता। अब देखिए ये प्रतिशत वाले, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें समानुपातिक मतदान प्रणाली है, प्रतिशत के आधार की। जो उदाहरण के लिए अपने है इजराइल। इजराइल में क्या होता है कि कैंडिडेटों को वोट नहीं दिए जाते, वोट पार्टियों को दिए जाते हैं। जैसे अपने देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसी पार्टियां हैं,
तो उनके कैंडिडेटों को हम क्या करते हैं, उम्मीदवारों को हम क्या करते हैं, सदस्यों को वोट देते हैं। इजराइल में ऐसा नहीं होता है। इजराइल में क्या होता है, पार्टियों को वोट दिए जाते हैं। मान लो इजराइल की कोई भी पार्टी है, एक इजराइल इजराइल डेमोक्रेटिक पार्टी, इजराइल डेमोक्रेटिक, मतलब अपन ऐसे ही ले रहे हैं, और दूसरा इजराइल जनतंत्र पार्टी। मान लो ये दो पार्टियां हैं। अब इस पार्टी को जनता ने 70% मत दिए। कितने मत दिए? 70%। और इसको दिए 30%। तो इजराइल में क्या होगा कि अगर मान लो इजराइल की संसद, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मानने के तौर पर, कल्पना कीजिए, वास्तविक उतना नहीं है, मान लो वहां की संसद में कितने 100 सदस्य है। कितने सदस्य? 100 सदस्य। तो अगर 100 सदस्य है उनके निम्न सदन में, तो निम्न सदन में 100 है, तो फिर जो इजराइल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो तो कितने सदस्य जाएंगे? 70 सदस्य। और इजराइल जनतंत्र पार्टी के वो कितने सदस्य जाएंगे? 30 सदस्य जाएंगे। इस प्रकार इजराइल जैसे देशों में समानुपातिक मतदान प्रणाली आज भी लागू है। कहीं न कहीं हमारे देश में भी निर्वाचन आयोग या निर्वाचन को स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी इन या ऐसी चीजों का होना जरूरी है। अब इतना तो हमने कर लिया कि अग्रताई विजेता क्या है। अब देखिए, हमने कहाँ तक, मैंने आपको ये भी बता दिया था, 3200 एमएलओ का चुनाव हुए थे पहले आम चुनाव में। 489 विधायक अपने सांसदों के चुनाव हुए थे पहले आम चुनाव में। अब पीछे शेष क्या है? अब देखो, जो लोग इनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन लोगों में से बाद में एक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। किसने? हिंदुस्तान टाइम्स। और एक अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। दोनों समाचार पत्रों में भी, अगर अपना देश पहला आम चुनाव करवाने में सफल हो गया पूर्ण रूप से, तो दोनों ने यही लिखा है कि जो इनके आलोचक थे, उन आलोचकों के मुंह पर गहरा इन्होंने क्या किया है, चोट की है। और भारत ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अगर देश चाहे कितना भी कमजोर हो या कितना भी गरीब हो, लेकिन फिर भी उसमें क्या करवाए जा सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए जा सकते हैं, मतदान करवाए जा सकते हैं। ये तो है अपना पहला आम चुनाव 1952 का। अब देखिए, तो आपने ये भी देख लिया कि पार्टी के आधार पर, सबसे सीटों के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। दूसरी चीज, आपने देखा कि सीटों के आधार पर सबसे बड़ा विपक्षी दल था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरा, मत प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? कांग्रेस को 45%। और फिर मत प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? तो वो था सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी। अब साथियों, आगे चीज है कि क्या पहले आम चुनाव में कांग्रेस को सभी क्षेत्रों में बहुमत मिला? सरकार सभी क्षेत्रों में बनी कांग्रेस की साथियों। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक है त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, और एक है आंध्र प्रदेश का हिस्सा। हाँ, मतलब आंध्र हिस्सा है, माफ कीजिएगा, उड़ीसा। त्रावणकोर, कोचीन एक, दूसरा मद्रास, और तीसरा है उड़ीसा। इन तीनों क्षेत्रों पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी साथ में हुए। हमने अभी पढ़ा है कि 3200 क्या थे, विधायक थे। तो इन तीनों में क्या हुआ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी साठ गांठ करके, जैसे तैसे भी करके सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। अब चलते हैं अपन दूसरे आम चुनाव में। एक साथियों याद करना, मैं आपको अमूमन बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने पहले आम चुनाव में कितनी सीटें जीती, दूसरे आम चुनाव में कितनी सीटें जीती, तीसरे आम चुनाव में कितनी सीटें जीती। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952। दूसरा आम चुनाव अमूमन 5 वर्ष में होता है, 1957। तीसरा आम चुनाव होता है 1962। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने सीटें जीती, प्राप्त सीटें किसकी? कांग्रेस। और दूसरे कुल सीटें, मतलब कितनी सीटों पर चुनाव हुआ।
तो कांग्रेस ने 1952 में 364 सीटें प्राप्त की। कितनी सीटों पर हुआ था? 489 सीटों पर चुनाव। कितने सीटों पर चुनाव लड़ा गया? 489। केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। अब दूसरा में इन्होंने 371 सीटें जीती। किसके नेतृत्व में? वही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कितनी सीटें थी कुल? 494 सीटें। और तीसरा चुनाव कब? 1962 में। किन के नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ये नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया कांग्रेस मतलब लड़ा गया अंतिम चुनाव था, क्योंकि फिर नेहरू जी की 1964 में क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तो 364 पहले आम चुनाव में कांग्रेस सीटें प्राप्त की, दूसरे में 371, तीसरे में 361 सीटें प्राप्त की। किसने? कांग्रेस ने। और कुल सीटें कितनी थी? 494। ये साथ में थोड़ा सा एक बार याद करना। अब ये हो गया। अब साथियों क्या हुआ कि क्या उस पहले राज्य का नाम बताओ जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो उस राज्य का नाम है, अब देखना, केरल में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? कहां? केरल में। कब बनी? मार्च 1957, द्वितीय आम चुनाव। कब बनी? द्वितीय आम चुनाव। केरल भारत का पहला राज्य है जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहली बार बनी। किस पार्टी की बनी? तो पार्टी का नाम पूछे तो आपको पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। किसके नेतृत्व में बनी? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता नंबूदरी-पाल। नाम याद रखना साथियों, नंबूदरी-पाल। ये मुख्यमंत्री बने। क्या बने? मुख्यमंत्री। तो अगर आपको पूछ ले केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो नंबूदरी-पाल। केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? नंबूदरी-पाल। अब यहां सरकार बनी। टोटल सीटें, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था? तो सीटें थी केरल में उस समय 126। कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी मिले? 60 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलियों का सहयोग कितना हुआ? निर्दलीय 6 सीटें मिल गई। अब देखिएगा हमारे देश में जो बहुमत जिसके पास है वो क्या, जिसकी क्या बनती है? सरकार बनती है। यहाँ कितने? 126। 126 का आधा करोगे कितने? 63 सीटें होगी। 60 इनको पहले से ही प्राप्त हो गई खुद को, और 6 निर्दलियों की मिल गई, और 60 और 6 कितनी हो गई? 66 और 66 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इनके पास बहुमत आ गया। लेकिन ये सरकार पूर्ण रूप से नहीं चली। क्यों नहीं चली? चलने का कारण क्या था? नहीं चलने का कारण क्या था कि इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, मुक्ति आंदोलन। केरल में क्या कर दिया? नंबूदरी-पाल के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया, और आखिरकार पहली बार आर्टिकल 356 का, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का भारत में पहली बार दुरुपयोग, पहली बार दुरुपयोग कब हुआ? 1959 को। कहाँ की सरकार गिरी इसके तहत? केरल की सरकार गिरी। तत्कालीन कांग्रेस की अगर अध्यक्षता पूछे तो, या कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी? तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्षता थी मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 1956 का माफ कीजिए, अनुच्छेद 356 का भारत में पहली बार दुरुपयोग हुआ 1959 में। और केरल में क्या कर दिया गया? केरल में राष्ट्रपति शासन स्थापित किया। तो ये इस प्रकार केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। कब बनती है? मार्च 1957 में चुनाव हुए। सीटें कितनी थी टोटल केरल की विधानसभा की? 126, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें प्राप्त हुई, 6 निर्दलियों का सहयोग हो गया, तो जिससे 66 सीटें हो गई, बहुमत इनका आ गया।
कौन सी पार्टी की सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की। कौन नेतृत्व कर रहे थे? नंबूदरीपाद, जो केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। अनुच्छेद 356 का पहली बार भारत में दुरुपयोग कहाँ होता है? तो वो केरल में होता है। किस मुख्यमंत्री के समय? तो नंबूदरीपाद के समय। और अगर आपको पूछ ले कि केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो भी कब लगाया गया? 1959 में। अब साथियों एक और चीज, कि क्या पहली बार जो हमने आम चुनाव करवाए, क्या वो आम चुनाव पूर्ण रूप से मतलब शांति से हो गए? अमूमन शांति से तो हो गए, लेकिन कहीं न कहीं दंगे भड़के थे, जिसमें पंजाब है, जिसमें बंगाल है, जिसके कारण पहले आम चुनाव को हमें कितनी बार स्थगित करना पड़ा? 2 बार स्थगित करना पड़ा। ये थोड़ा-सा याद रखना। तत्कालीन देश की जनसंख्या, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, लमसम 40 करोड़ के आसपास थी। इन सारी जनसंख्याओं का हमने क्या करवाया? उस समय के महान लोगों ने या निर्वाचन आयोग ने अपने अथक परिश्रम के बाद क्या करवाया? चुनाव संपन्न करवाए। अब अगली चीज है, अब एक चीज है अपने, अगर आपको पूछ ले कि नेहरू मंत्रिमंडल, मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि विभाजन के पक्ष में 2 नेता नहीं थे मुस्लिम लीग के नेता। एक तो थे अपने खान अब्दुल गफ्फार खान, हालांकि वो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, और एक थे अपने अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, हाँ, या मौलाना लिख ही देता हूं मैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री। देश के कौन थे पहले शिक्षा मंत्री? अगर आपको पूछ ले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। एक चीज याद रखना साथियों, पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर का, राजकुमारी अमृता कौर, कपूरथला अमृता कौर। कपूरथला में इनका क्या होता है? जन्म होता है। माँ से राजकुमार, राज परिवार की माँ सदस्य है। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे। क्या रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य। और ये राजकुमारी अमृता कौर भी, ये भी संविधान सभा की सदस्य रही है, संविधान सभा की सदस्य। और देश की पहली क्या बनी? देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृता कौर। कपूरथला में इनका जन्म होता है, और इनकी माता जी ईसाई धर्म की थी, जिसके कारण इनको क्या मिला? ईसाई धर्म माता के रूप में मिला, राजकुमारी थी। ठीक है, ये भी संविधान सभा की क्या थी? सदस्य थी। अबुल कलाम आजाद भी अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य थे। अब आगे हम आगे बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज बताता हूं मैं आपको, कि उस समय जो देश में पार्टियां थी, वो पार्टियों में से आज एक हम पार्टी की बात करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी की। उसके बाद आज हम आज की बात को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। इसके आगे हम कल बात करेंगे। और देखिए, सोशलिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। सबसे पहले देखना, 1934 में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही इसका गठन। 1948 में कांग्रेस ने अपना अलग संविधान बनाया। उस समय इन्हें कांग्रेस से अलग होना पड़ा, अलग होना पड़ा। किन्हें अलग होना पड़ा कांग्रेस से? सोशलिस्ट, जितने भी सोशलिस्ट नेता थे, जिसमें अशोक मेहता थे। आगे हम बात करेंगे। और अब इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य
नरेंद्र देव। अब देखिएगा साथियों, इनका क्या उद्देश्य था? इनका था समाजवादी समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे। किसके पक्षधर? समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे। इसलिए इसके आधार पर इन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की। हालांकि 1955 में कांग्रेस ने अपना झुकाव पूर्ण रूप से समाजवाद की ओर कर दिया। करने पर सोशलिस्ट पार्टी को, कौन सी पार्टी को? सोशलिस्ट पार्टी को समस्याओं का सामना करना पड़ा। और आखिरकार अंत में ये पार्टी क्या हो गई? बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो गई, जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इस प्रकार की पार्टी। इनके संस्थापक के संदर्भ में याद रखना आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये पक्षधर थे। और इसी के आधार पर इन्होंने कांग्रेस की क्या की? आलोचना की। लेकिन 1955 में इन्होंने क्या कर दिया कि कांग्रेस ने समाजवाद की ओर झुकाव कर दिया, जिसके कारण ये पार्टी अपना पूर्ण प्रभुत्व अमूमन नहीं दे सकी। इस पार्टी का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब इस पार्टी के सदस्यों के नाम याद करना है, तो एक तो आपको याद करना आचार्य नरेंद्र देव है, अशोक मेहता है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, अशोक मेहता, अपने आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, एक अपने जोशी है, एक अपने अच्युत नाम करके नेता है, राम मनोहर लोहिया है, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने क्या कर दिया? आदि नेता इस पार्टी में सम्मिलित थे। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी पर टिप्पणी कीजिए या पहले आम चुनाव पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे छोटे छोटे, मतलब ये भी 2 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं, कभी कभार निबंधात्मक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके साथ ही छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें याद करनी है। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस के अंदर इसका क्या हुआ? गठन हुआ। 1948 में कांग्रेस ने अपना अलग संविधान बनाया, जिसके कारण इन्हें कांग्रेस से क्या होना पड़ा? अलग होना पड़ा। इसके संस्थापक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव है। इस पार्टी के अलग से मुख्य उद्देश्य क्या थे या किसकी पक्षधर थी? समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या थी? ये पक्षधर थी। और दूसरा, इसके साथ ही अगर आप याद रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि प्रथम आम चुनाव में मत प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा विपक्षी दल रहा। तो इस प्रकार साथियों, आज हमने इतना किया। आज अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल इसके आगे हम और पढ़ेंगे। तो मैं यही आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सबको ठीक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समस्याएं लग रही है आपको, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई समस्या है वो समस्या आप भेज सकते हैं। मैं 100% आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलो साथियों, चलते हैं। कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं कुछ समय बाद फिर। धन्यवाद।